हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आईएलएम यानी सीखे आईएलएम के साथ। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपको टॉपिक हमारा दिख गया होगा, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के पार्ट 8 के बारे में। सॉलिड स्टेट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट के हम ऑलरेडी 7 पार्ट्स बना चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस का मिल जाए। और अगर आपने पुराने वीडियोस सॉलिड स्टेट के या सॉल्यूशन के नहीं देखे हैं तो आप आई बटन प्रेस करके भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। उन डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सारे वीडियोस के लिंक से जो भी वीडियो आपको चाहिए, कोई सा भी पार्ट आपको चाहिए, आप वहां से उस पार्ट तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी कि ठोस का घनत्व। अच्छा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे बताइए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। क्या आप डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, वैसे आपको सबको पता है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी यानी D इज इक्वल टू M अपॉन V, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को यानी कि मास और वॉल्यूम के जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी यानी कि घनत्व बोलते हैं। आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास के अंदर। अभी हमने थोड़े दिन पहले सॉलिड स्टेट जब स्टार्ट किया, जब हमने बात की थी कि सॉलिड्स की डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है? ज्यादा, लिक्विड का कम होता है और गैस का सबसे कम होता है, क्योंकि मास धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम होता जाता है। तो डेंसिटी के बारे में आप अच्छे से जानते हो, घनत्व के बारे में अच्छे से जानते हो कि द्रव्यमान बटा आयतन यानी द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, मास वॉल्यूम रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बात करनी डेंसिटी की, किसकी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करनी है। अब आपका क्वेश्चन यार होगा, सर सॉलिड की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? आप तो कोई मेजरमेंट, कोई टूल लेना पड़ेगा उसके लिए, तो कि कैसे डेंसिटी हम फाइंड करेंगे? तो हम वही सीखने वाले हैं यहाँ पर कि सॉलिड की डेंसिटी हम फाइंड कैसे करेंगे। अच्छा, सॉलिड की डेंसिटी हमें निकालनी है तो मुझे बताइए, हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी सॉलिड के बारे में, अच्छे से हमने बात कर रखी है। फर्स्ट लेक्चर से लेकर हमने स्टार्ट किया था कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड किससे बनकर बने होते हैं? कांस्टेंट पार्टिकल्स का यानी कि अवयवी कणों का क्या होता है? सुव्यवस्थित यानी वेल अरेंज वो जमे होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर वेल अरेंज थ्री डायमेंशन यानी त्रिविमीय रूप से क्या होते हैं? जमे हुए होते हैं। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो त्रिविमीय रूप होता है यानी थ्री डायमेंशन जो ज्योमेट्री होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और क्रिस्टल लैटिस के अंदर किस चीज की हम रिपीटेशन करते हैं? यूनिट सेल की। हमने पार्ट 3 सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 के अंदर ये बात की थी, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हम सॉलिड का डेंसिटी निकालना चाहते हैं, पर हम सॉलिड का डेंसिटी पर अप्रोच कैसे करेंगे? तो सॉलिड की डेंसिटी से अप्रोच कैसे करेंगे? सॉलिड के अंदर हम पहले बात करेंगे सॉलिड किस तरीके का ज्योमेट्री होता है। सॉलिड को अगर आपको ढंग से स्टडी करना है तो हमने किसके बारे में समझा था? क्रिस्टल लेटिस के बारे में। क्रिस्टल लेटिस को हमने एग्जैक्टली क्या बोला था? सॉलिड बोला था। तो क्या हम क्रिस्टल लेटिस का डेंसिटी फाइंड कर लें तो सॉलिड का डेंसिटी आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल लेटिस ही तो सॉलिड है। अब हम बात करेंगे कि भाई क्रिस्टल लेटिस के अंदर तो बहुत सारी एकक कोशिका यानी बहुत सारी यूनिट सेल थी, तो सर कैसे फाइंड करेंगे? तो एक चीज और समझे, क्रिस्टल लेटिस यानी कि क्रिस्टल जालक के अंदर हमने देखा था, क्रिस्टल जालक में एक चीज लगातार रिपीट हो रही थी, वो कौन थी? आपकी यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका। हमने पढ़ा था एकक कोशिका के बारे में कि एकक कोशिकाओं को अगर हम त्रिविमीय रूप से यानी यूनिट सेल को हम थ्री डायमेंशन फॉर्म में एक्सपेंड कर दें यानी कि उसको त्रिविमीय रूप से उनको बढ़ाते जाएं तो पूरा एक क्या फॉर्म हो जाता है? क्रिस्टल लेटिस। जो साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा उससे आपको क्लियर हो रहा होगा क्रिस्टल लेटिस क्या है और उसके अंदर यूनिट सेल क्या है। तो कुछ ना कुछ हम ये कह सकते हैं, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल से ही मिलकर बना है कौन? क्रिस्टल लेटिस। और क्रिस्टल लेटिस से ही हमने क्या बना दिया? सॉलिड बना दिया। यानी एकक कोशिका, और एकक कोशिका को हमने बड़ा कर दिया त्रिविमीय रूप से, थ्री डायमेंशन फॉर्म से, तो हमने क्रिस्टल जालक बनाया, और क्रिस्टल जालक को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। तो क्या आपको ये बात क्लियर हो गई कि सॉलिड की डेंसिटी जब हमको फाइंड करनी है तो हम अगर एकक कोशिका का घनत्व निकाल लेंगे तो क्या सॉलिड की डेंसिटी निकल जाएगी? तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बात कि हाँ, एकक कोशिका का आप घनत्व निकाल लो यानी कि यूनिट सेल का आप डेंसिटी फाइंड कर लो तो हमारे सॉलिड की डेंसिटी आ जाएगी। तो अब यहां पर देखो, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है? डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल। भाई मास बाय वॉल्यूम था, पर किसका मास? यूनिट सेल का मास। और वॉल्यूम भी किसका? देखो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिका का द्रव्यमान और एकक कोशिका का आयतन। इसमें कोई दिक्कत है? अब एकक कोशिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे और उसका आयतन कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ अजम्पशंस ले लिए इस डेरिवेशन को करने से पहले। हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं बेसिकली। तो अजम्पशंस के लिए हमने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम किया? लेंथ ऑफ एज यानी कि जो एकक कोशिका या यूनिट सेल है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिट सेल जो है उसके अंदर जो एज लेंथ है यानी कि भुजा की लंबाई जो है वो कितनी मान ली हमने? कोई नई चीज तो नहीं है हमारे लिए, हम पहले भी मान चुके हैं। हम जब पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन हमने किया था तो साइड एज लेंथ कितनी मानी थी हमने? ए मानी थी।
दूसरी चीज हमने क्या मानी कि कांस्टेंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर उसका नंबर हमने कितने मान लिया, z मान लिया। भाई ये कैसी बात, तो देखो हमने पढ़ा था एससीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, सॉरी एससीसी के अंदर कितने होते हैं 1, बीसीसी में कितने होते हैं 2 और एफसीसी में कितने होते हैं 4। तो हमें नहीं पता एससीसी है बीसीसी है एफसीसी, हमने लेट सपोज हमने ले लिया यहाँ पर कि कितने एटम्स हैं वहां पर z एटम्स हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें अज्यूम करिए। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए आपको सबसे पहले हमें 11th क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। आपने 11 में मोल का नाम सुना है क्या, हाँ सुना है। तो मोल के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, मोल अगर आपने पढ़ा है तो आपने मोलर मास भी पढ़ा होगा, मोलर मास जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या आपने पढ़ा है, सर नहीं पढ़ा, अच्छा नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास क्या होता है, एक मोल पदार्थ यानी एक मोल सब्सटेंस का जो द्रव्यमान जो मास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं मोलर मास। ये चीज क्लियर है। तो मोल कंसेप्ट ने पढ़ा, मोल कंसेप्ट के अंदर हमने क्या बोला कि मोलर मास क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस का मास यानी एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान। इसमें कोई दिक्कत, आपने एक चीज और पढ़ रखी है कि एक मोल पदार्थ या एक मोल सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं Na एटम्स या Na कांस्टेंट पार्टिकल्स बोल दो आप। Na का मीनिंग क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या ये चीजें आपको याद आ रही है कुछ इतिहास के पन्नों में, नहीं याद आ रही तो 11th क्लास की बुक निकाल के देखें, नोट्स निकाल के देखें। अगर आपने 11th पढ़ी है तो वहां पर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि मोल से हम निकालते हैं मोलर मास, मोलर द्रव्यमान नाम से पता चल रहा है एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान। मैं लिख देता हूं यहां पर मास ऑफ 1 मोल यानी एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे मोलर मास। और यहां हमने क्या बोला एक मोल में एटम्स कितने होते हैं n एटम्स होते हैं। तो समझना यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर एक मोल का जो मास है उसको हम क्या बोल रहे हैं मोलर मास, और एक मोल के अंदर एटम्स कितने हैं n एटम्स, तो मैं ये बोल सकता हूं कि n एटम का जो मास है वो कितना है मोलर मास के इक्वल। क्या मैं नहीं बोल सकता क्या भाई मोलर मास क्या था एक मोल का मास, और एक मोल में एटम्स कितने हैं दिस मच यानी Na एटम्स है। तो मैं बोल सकता हूं कि Na एटम्स का मास जो है एग्जैक्टली कितना है मोलर मास है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं मास ऑफ Na एटम्स इज इक्वल टू कैपिटल M जिसे हम क्या बोलेंगे मोलर मास। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये स्टेटमेंट बनाने में हमें कोई दिक्कत आई, मैंने आपको क्लियर कर दिया ऊपर 11th के टॉपिक को लेके कि स्टेटमेंट कहां से ही मास ऑफ Na एटम्स इज इक्वल टू कैपिटल M, यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा आपने छोटी क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में गणित के अंदर इस तरीके के सवाल किए होंगे कि सपोज करो 60 रुपए में 5 पेन आते हैं। क्या बोला मैंने 60 रुपए में 5 पेन आते हैं, तो भाई एक पेन कितने रुपए का हुआ। तो क्या आप वो क्वेश्चन कर पाते थे, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। कैसे निकालते थे 60 रुपए के कितने पेन थे 5 पेन थे, तो एक पेन कितने का आ जाएगा 60/5 कर देते थे। इसी तरीके से अगर हमको 20 पेन का मूल्य निकालना हो 20 पेन का प्राइस निकालना हो तो 60/5 मल्टीप्लाई क्या कर देते थे 20। तो वो सेम वाला अप्रोच हमको यहाँ पर करना है। कैसे देखिए जरा, मास ऑफ Na एटम्स हमने निकाल लिया कितना है M है, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर मास ऑफ 1 एटम। क्या बता सकते हो कि आप 60 रुपए के 5 पेन, तो एक पेन कितने का 60/5, तो Na एटम का मास M, तो एक एटम का मास कितना होगा M/Na। क्या बात आ गई समझ में। आगे चेक करें, हमने ऑलरेडी मान लिया कि कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है यूसी के अंदर Z। हम देखो निकालना क्या चाहते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल के अंदर क्या होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स ही तो होंगे, तो कांस्टेंट पार्टिकल का नंबर कितना है Z है। तो हम यहाँ पर Z एटम का मास निकाल लें क्या, मास ऑफ Z एटम क्या हो जाएगा बताओ M/Na इंटू Z। कैसा लगा ये अप्रोच, ये अप्रोच सही है या नहीं है। हमें क्या निकालना था मेनली मास ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का मास कैसे निकालोगे, यूनिट सेल में क्या होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। हमें नहीं पता कांस्टेंट पार्टिकल कितने, हमने मान लिया कितने हैं Z है। हमने अप्रोच कहां से शुरू करा मोल से, तो भाई एक मोल का कितना है M, तो एक एटम का कितना होगा M/Na। हमारे पास कितना एटम है Z, तो Z का कितना होगा M/Na इंटू Z। वही बात 60 रुपए के 5 पेन आते हैं, तो फिर 20 पेन कितने के होंगे आप निकालना जानते हो अच्छे से। यहां तक कोई दिक्कत है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं एक। तो ये हमारे पास में क्या आ चुका है मास ऑफ Z एटम आ गया, और मास ऑफ Z एटम का मीनिंग क्या आ गया हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको नहीं पता है क्या, बताओ यूनिट सेल कौन सी है आपकी क्यूब यानी घन, और घन का जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भुजा का क्यूब यानी साइड का क्यूब, और साइड हम ऑलरेडी मान चुके हैं कितनी है A है। तो बताओ A का क्यूब कर देंगे हम यहाँ पर, ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या डाल दें
बी। कोई बड़ी चीज़ है क्या इसके अंदर? नहीं। चलो अब इसको हम पुट कर देते हैं, हमारा ड्राई हो जाएगा फॉर्मूला शायद, इसको हटा दूं मैं। तो देखो ज़रा, हम यहाँ पर D इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं, क्या आएगा? m अपॉन एन ए मल्टीप्लाई बाई जेड, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया हमारे पास में? ए क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? m अपॉन एन ए एम मल्टीप्लाई बाई जेड अपॉन एन ए मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब मुझे बताओ D इज इक्वल टू वॉट डेंसिटी यानी घनत्व, m अभी पढ़ा था भाई, मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, z नंबर ऑफ एटम्स, कितने भी हो सकते हैं आपको पता है, FCC BCC SCC आपने निकाल लिया, और A इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ h। ये आपका छोटा सा डेरिवेशन था सॉलिड की डेंसिटी का यानी कि ठोस के घनत्व का। ये इतना लेंदी मैंने बना दिया ताकि आपको क्लियर हो कि हम ये यूनिट सेल के बारे में क्यों ले रहे हैं, यूनिट सेल से हम क्यों निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका सॉलिड होता है वो क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक के रूप में होता है, और क्रिस्टल जालक जो है बना होता है किससे? यूनिट सेल से। तो यूनिट सेल की हमने डेंसिटी निकाल ली, तो हम पूरे सॉलिड की डेंसिटी निकाल सकते हैं। भाई कॉमन सी बात है, यूनिट सेल की अगर आपने डेंसिटी निकाल ली, यूनिट सेल क्या होता है? एक पार्टी तो होता है इसका, अगर आपको पता है ये यूनिट सेल है मान लो, तो इस यूनिट सेल की आपने डेंसिटी निकाल लेते, इसकी भी वही होगी, इसकी भी वही होगी, इसकी भी वही होगी, तो सभी की डेंसिटी तो क्या रहने वाली है? सेम, क्योंकि यूनिट सेल तो सेम टाइप की है ना। तो यूनिट सेल की डेंसिटी हमने यहाँ पर निकाली। आगे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ एक टेबल बनाई थी BCC FCC और SCC के बारे में, उसमें हमने रिलेशन बताया था स्मॉल r और स्मॉल a के बीच में। तो वो इसी रिलेशन को हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो डेंसिटी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं आपको हाफ क्वेश्चन कराऊंगा और हाफ क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर रखा है आपको सोना, सोना यानी कि गोल्ड दे रखा है आपको, और गोल्ड के अंदर आपको उसका रेडियस दे रखा है कितना? 0.44 नैनोमीटर दे रखा है। गोल्ड फॉइल के अंदर, गोल्ड फॉइल या कुछ भी, उसका आपको क्या दे रखा है? आर यानी रेडियस दे रखा है कितना? 0.44 नैनोमीटर दे रखा है। और क्या बोला है कि ये FCC के अंदर क्या हो जाता है? क्रिस्टलीकृत हो जाता है। तो कोष्टिका यानी एक कोष्टिका की लंबाई किस में ज्ञात करनी है आपको? एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करनी है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर बात करें तो भाई एक आपको उस गोल्ड दे रखा है, उस गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है जो वो क्रिस्टलाइज हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? FCC के अंदर। तो आपको उस FCC के अंदर उस यूनिट सेल का क्या फाइंड करना है? एज लेंथ फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल a फाइंड करना है। बेसिकली आपको पता चल रहा होगा कोष्टिका, साइड में आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहा है, कोष्टिका मतलब यूनिट सेल ही होता है एक कोष्टिका, उसकी आपको क्या करनी है? एज की यानी उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको क्या वहां ज्ञात करना है? स्मॉल a ज्ञात करना है, ठीक है। बताओ अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो क्या करोगे? तो फिर आप पूरा डेरिवेशन करने बैठोगे FCC BCC SCC का? नहीं करना, मैंने आपको टेबल बनवा दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उस टेबल को आप यूज कर लेना। साइड में इमेज दिख रहा होगा आपको उस टेबल का, मैं साइड में दिखा रहा हूँ आपको इमेज। तो यहाँ पर R का दे रखा है आपको 0.44 नैनोमीटर। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले इस चीज में ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले आप क्या करो, इसको SI यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो मुझे बताओ नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 0.44 इंटू 10⁻⁹ नैनो 9, ठीक। तो नैनोमीटर का मीनिंग 10⁻⁹ होता है। मीटर में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? एंगस्ट्रॉम में निकालना है फाइनल वैल्यू को। तो हम लास्ट में एंगस्ट्रॉम वाला अप्रोच करेंगे, और एंगस्ट्रॉम आपको पता होना चाहिए 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अब हमें A निकालना है। तो मुझे बताओ FCC के लिए रिलेशन क्या था, क्या आपको पता है क्या? FCC के लिए A इज इक्वल टू क्या था? A इज इक्वल टू 2√2R। क्या याद है आपको ये चीज? अगर नहीं याद है तो इस टेबल को याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया तो फिर क्या करोगे? आपको रिलेशंस तो फाइंड होने चाहिए ना। तो A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 2√2R। R की वैल्यू हमारे पास में है, तो हमें R की वैल्यू पुट करनी है सिंपली 2√2 मल्टीप्लाई बाई 0.44 इंटू 10⁻⁹। बताओ 2√2 की वैल्यू कितनी है? 1.414। भाई चेंज तो नहीं हुई, √2 की वैल्यू चेक कर लेना एक बार, यही है, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 1. इसको जब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कैलकुलेटर आपके पास होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10⁻⁹, और ये वैल्यू किस में चल रही है आपके पास?
मीटर में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमें निकालना किसके अंदर है? एंगस्ट्रॉम में। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। एंगस्ट्रॉम में आपको निकालना है तो आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बता दिया था, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें यहाँ पर -10 बनाना है। तो -10 बनाने के देखो दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस डेसिमल को यानी दशमलव को इधर उधर शिफ्ट कर लो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो। नहीं आता तो बेसिक सा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर 10 से क्या करूंगा? डिवाइड। क्योंकि 10 से डिवाइड करूंगा 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब जब मैंने 10 से डिवाइड कराया तो 10 से मल्टीप्लाई भी तो करूंगा। आपको पता होगा ये मेथड, आपने मैथमेटिक्स में या दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। 10 से मल्टीप्लाई और 10 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। अब जो 10 से हमने मल्टीप्लाई करा इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो डिवाइड करा ये कहाँ चला जाएगा? पावर में। तो जब 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। आ रही बात समझ में? और यहाँ क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10। और ये कितना है? मीटर। और आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तो बताओ कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर? 12.5 एंगस्ट्रॉम। किसकी वैल्यू है ये? एज लेंथ की, भुजा की लंबाई की। बताओ कोई बड़ा क्वेश्चन था क्या? बस आपको ये रिलेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तीन ही तो रिलेशन थे हमारे पास में, टेबल में बनाए हमने ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कोई सॉलिड है, सिल्वर का सॉलिड है, वो आपका सीसीपी में क्या होता है? क्रिस्टलाइज होता है, यानी कि क्रिस्टलीकृत होता है। और उसके अंदर आपको उसकी एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल के अंदर एज की लेंथ दे रखी है, ए इज इक्वल टू 408.2 पिकोमीटर। और आपसे पूछा है डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, और आपको साथ में दे रखा है मोलर मास ऑफ सिल्वर। अगर आपको मोलर मास नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर का कितना होता है? 108 होता है। चलो आपको वैल्यूज गिवन है तो हमें फाइंड क्या करना है? डेंसिटी। तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या? हमने निकाला था m इंटू जेड अपॉन एन इंटू ए क्यूब। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो सबसे पहले आप लिस्ट करते हो, सब चीज़ें लिखते हो क्या क्या आपको गिवन है। उसके बाद आप फॉर्मूला को देखते हो और आपको कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं। तो मुझे बताओ आपका मोलर मास दिया हुआ है, ये रहा आपका मोलर मास। किस में दे रखा है आपको? ग्राम में। यूनिट्स को हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हमारे पास में है। एन हम जानते हैं और आपको ए की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन आपको जेड नहीं दे रखा। लेकिन जेड के लिए आपको हिंट दे रखा है कि किसके अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है? वो सीसीपीपी के अंदर, सॉरी सीसीपी के अंदर। अब हमेशा ध्यान रखना सीसीपीआई एचसीपीआई मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एफसीसी से होता है। किससे होता है? सीसीपी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? एफसीसी। अगर यहाँ पर एचसीपी भी लिख देता तो भी उसका मीनिंग क्या था एग्जैक्टली? एफसीसी था। ठीक है, बोर्ड लेवल पे यहीं तक आपको ध्यान रखना है। आईआईटी के ऊपर या नीट के आप जाते हो तो वहां पर आपको थोड़ा कंसेप्ट आगे पढ़ना पड़ता है, पर हम अभी यहाँ पर यहीं तक ध्यान रखेंगे कि सीसीपी और एचसीपी का मीनिंग क्या है हमारे पास में। एफसीसी और एफसीसी के अंदर एटम्स हमें पता है कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप डेंसिटी फाइंड कर रहे हो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ सकती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ सकती है। यूनिट्स आपकी सिमिलर होनी चाहिए, या तो आप एमकेएस यूज करो या फिर आप सीजीएस यूज करो। तो हम यहाँ पर एमकेएस यूनिट लेके चलेंगे। यहाँ पर आपको ए कितना दे रखा है? 408। मैं यहाँ पर ए को अगेन लिख रहा हूँ, 408.2 पिकोमीटर। और आपको पिकोमीटर का मतलब पता होना चाहिए, 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ए का क्यूब करना है। आगे थोड़ा मैथमेटिक्स आप खुद भी यूज कर सकते हो। ए का क्यूब करना है तो 408 का क्यूब करने बैठोगे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आपने 11 में साइंटिफिक नोटेशन यानी वैज्ञानिक पद्धति पढ़ी है, तो उसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4.08। ये डेसिमल कहाँ लगा दिया हमने? यहाँ पे। और लेफ्ट साइड शिफ्ट करा है तो पावर्स बढ़ जाती है, तो -2 से पावर बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? -10। आगे बात समझ में नहीं आती तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करके कर लेना। तो ये अब सिंपल हो गया। इसको सिंपल क्यों करा हमने? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है? ए का क्यूब करना है, तो 4.08 का क्यूब करना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूनिट बना चुके हैं मीटर के अंदर। अब हमें यहाँ पर किस में दे रखा है मोलर मास? ग्राम में। लेकिन ग्राम आपका सीजीएस में चलता है, एसआई या एमकेएस में तो नहीं चलता। एमकेएस में क्या चलता है? किलोग्राम। तो आपने यहाँ मीटर लिया है तो यहाँ आपको किलोग्राम करना पड़ेगा। और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000। और 1/1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ये आपको यूनिट्स पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब आपका जो डेंसिटी आएगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी इज इक्वल टू, बताओ एम कितना दे रखा है? 108 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जेड कितना होता है? मैंने आपको बता दिया एफसीसी के अंदर जेड कितना होता है? 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई Na कितना है हमारे पास में? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब, तो 4.08 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब।
ये है आपका कैलकुलेशन करने के लिए अच्छा खासा टास्क। लॉकडाउन पे बैठे बैठे गुणा भाग करते रहें, कैलकुलेटर यूज ना करें, खुद गुणा भाग करें और इसका आंसर निकाल के अपने आप आंसर को नोट कर लें। मैं हिंट दे देता हूँ, 4.08 को अगर आप अप्रोक्सीमेटली 4 ले लेते हो या 4.1 ले लेते हो तो 4.1 का क्यूब करना है और 4 का क्यूब करना आपके लिए इजी होगा। 4 का क्यूब करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 64 आता है और 0.1 से लेके चलोगे तो 65 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आप इसको कर सकते हो। तो इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 2.45 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप आंसर निकाल लेना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन, इजी जितना इजी करना था मैंने कर दिया। अब बाकी सिंपल मैथमेटिक्स से आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आपका 2.45 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4 आएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब की जगह आपसे वो डायरेक्टली बोल देता ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालो, तो आप यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते, चेक करते हैं इसको भी। तो 2.45 इंटू 10⁴ है, एज इट इज रहने देते हैं। किलोग्राम को किस में चेंज करना है हमें, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ग्राम, कोई दिक्कत। केजी को मैंने ग्राम में चेंज करा 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब डिवाइड में कौन है, मीटर क्यूब है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है आजकल, 100। तो 100 का यहाँ पर क्या करोगे आप, क्यूब करोगे और ऑटोमेटिक यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स कन्वर्जन समझ में आया। किलोग्राम को मैंने ग्राम में चेंज करा, जितनी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था कर दिया, और मीटर को किस में चेंज करा, सेंटीमीटर में। पर ध्यान देना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते तो वैल्यू का भी क्यूब होगा। तो 100 का क्यूब कितना लिख सकता हूँ मैं, 10⁶, और यहाँ कितना लिख सकता हूँ मैं, 10⁻3। 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, अपॉन में कितना बचेगा बताओ, 2.45 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻3, और 3 से एक पावर बचेगी, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, इंटू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सिंपल कर लो तो 24.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट्स कन्वर्जन का आपको ध्यान रखना है, बाकी न्यूमेरिकल्स में कोई बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, वैल्यू को पुट करो, बस जो कन्वर्जन है वो आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। तो एक बार और रिपीट करके इस कन्वर्जन को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आपने फिजिक्स में इसको अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ा था, फिजिक्स में इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। जितना मेरे को आता था, जितना मेरे को बताना था, मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा अगर आप डीप में जाओगे तो फिजिक्स हमको चालू करनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। किसी पदार्थ, किसी तत्व का, किसी एलिमेंट, सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, किसी एलिमेंट का जो डेंसिटी आपको दे रखा है कितना, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आपको बोला है वो बीसीसी के अंदर क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, यानी क्रिस्टलीकृत हो रहा है, और उसकी भुजा की लंबाई यानी ए दे रखा है आपको 300 पिकोमीटर, और फाइंड क्या करना है यहाँ पर, मोलर मास। तो ध्यान देना, डेंसिटी दे दी और मोलर मास पूछा है, तो हमें फॉर्मूला तो लगाना कौन सा है, डेंसिटी वाला, m इंटू जेड अपॉन एन इंटू ए क्यूब, यही लगाना है। वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी गिवन है हमारे पास, बताओ। डी दिया हुआ है यहाँ पर, मोलर मास नहीं दिया हुआ, फाइंड करना है, इसको गोला कर देते हैं। जेड, बीसीसी, बीसीसी में कितने होते हैं एटम्स, 2 होते हैं, आपको पता है, ये भी आपको गिवन है। एन ए हमेशा से गिवन है, और ए की वैल्यू आपको गिवन है। अब हमें यूनिट्स का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसके ऊपर, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास में ए, वो कितना दे रखा है आपको, 300 पिकोमीटर। अब ध्यान देना, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है, पिकोमीटर। तो अब मीटर वीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली सेंटीमीटर में। ऐसा करने पर आपका जो मोलर मास आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। बात आ रही है समझ में। तो बताओ 300 पिकोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 300 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आजकल, 100 सेंटीमीटर। 100 मल्टीप्लाई बाई दिस क्या हो जाएगा बताओ, 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 सेंटीमीटर, और ये भी तो 100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। बताओ कितना इजी हो गया। अब 300 का क्यूब वगैरह करते बड़ी दिक्कत आती। तो अब कुछ नहीं, हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8, एम आपको नहीं दे रखा, जेड आपको दे रखा है, बीसीसी दिया है तो जेड कितना होगा, 2, एन ए हमारे पास में 6.022 इंटू 10⁻23, एंड ए का क्यूब करना है, तो बताओ 3 इंटू 10⁻8 का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 10⁻8 का क्यूब करेंगे तो -24 हो जाएगा। क्वेश्चन बताओ ये 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, m मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन, अब देखना 6.022 है, 23 प्लस में है और माइनस में कितना है 24, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 10⁻1, यही बचेगा।
मल्टीप्लाई कर लेना आप, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 6.022 इंटू 2.7, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर जो आएगा किस में आएगा आपके पास, ग्राम में, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एल्यूमिनियम सैंपल, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एल्यूमिनियम सैंपल है, उस एल्यूमिनियम सैंपल को जो है वो किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, वो आपका सीसीपी में, किस में हो रहा है, सीसीपी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है यानी क्रिस्टलीकृत हो रहा है। और आप सबको क्या दे रखा है, अर्धव्यास दे रखा है, यानी कि हाफ डायमीटर दे रखा है 125 पिकोमीटर, और आपसे पूछा क्या है, उस एकक कोष्ठिका यूनिट सेल की एज लेंथ यानी कि भुजा की लंबाई पूछी है। ठीक है, एक पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट क्या पूछा उसने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल के अंदर कितनी यूनिट सेल होंगी, यानी एकक कोष्ठिका का नंबर भी पूछ लिया आपने, आपसे उसने किसने 1.0 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल वहां पर होंगे। तो ये सेकंड पार्ट जो है आपको खुद को ट्राई करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, आप अगर करोगे ट्राई तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं आपको सोल्यूशन व्हाट्सएप पे वीडियो का बना के भेज दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको अपलोड कर देंगे। तो अभी हम इसकी बात करें, सिर्फ खाली इस पे फोकस करते हैं। आपसे क्या दिया हुआ है, सीसीपी दिया है, मैंने आपको पहले बताया था सीसीपी यानी कि एफसीसी एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो पता चल गई कि क्या दे रखा है आपको, एफसीसी दे रखा है, और साथ में क्या बोला, अर्धव्यास। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी अच्छी है कि अर्धव्यास दिया आपको। अब अर्धव्यास का मतलब क्या होता है भाई, अर्धव्यास क्या चीज, नई चीज आ गई। तो ये अगर गोला है तो ये इसका व्यास होता है डायमीटर, इसका आधा करेंगे तो आधा तो भाई क्या हो जाती है, त्रिज्या यानी रेडियस। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या दे रखा है, ये रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछा क्या है, ए, तो एफसीसी के लिए आपको रिलेशन पता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2√2 आर, आर की वैल्यू आपके पास में गिवन है, पिकोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना और एक की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। इतना सा क्वेश्चन था बस खाली, लेकिन बस आपको लैंग्वेज में थोड़ा घुमा दिया, आपको अर्धव्यास यानी हाफ डायमीटर दे दिया, और हाफ डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस। दूसरा आपने सीसीपी दिया, तो सीसीपी का मीनिंग क्या होता है, एफसीसी होता है। और एफसीसी का जो रिलेशन हमने टेबल बनाई थी याद है, वो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेबल को ध्यान रखते अगर आप देखोगे तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2√2 आर। हम बार बार डिराइव तो नहीं कर सकते, बार बार पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगा सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1.0 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको फाइंड करना है। ये आप कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्वेश्चन में आपको एक चीज और दे रखी है, डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज और गिवन है आपको, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे कर सकते हो बताओ इसको, आप कुछ सोच पा रहे हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको सैंपल दिया, 1.0 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम है सैंपल का, वॉल्यूम ऑफ सैंपल यानी नमूने का आपको क्या दे दिया, आयतन दे दिया, और पूछा क्या, यूनिट सेल का नंबर पूछा है। तो बताओ कैसे फाइंड कर सकते हो इसको, कुछ आइडिया लगा सकते हो क्या। अगर आप आइडिया लगा पा रहे हो तो अच्छे से लगा के देखो, सोचो विचार करो। आपको सैंपल का वॉल्यूम दे रखा है, आपसे पूछा यूनिट सेल है, तो ऐसे क्या चीज आपको निकालनी है, वो निकाल कर आप इसका नंबर निकाल सकते हो। तो आप कोशिश करके देखो, बड़ा सिंपल है। अगर नहीं आता या फिर आप कोशिश कर रहे हो अच्छे से तो मुझे बताओ क्या ट्राई आपने किया है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, लास्ट में दिखते ही है व्हाट्सएप नंबर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, पार्ट 8, इसमें डेंसिटी के बारे में बात करी। समझ में आया होगा आई होप। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना चाहो तो करो, नहीं करते हो तो कम से कम वीडियोस लगातार देखते रहो, ताकि इस टाइम को, इस मुश्किल घड़ी को हम अच्छे से पढ़ते हुए, आराम से घर बैठे हवा खाते हुए, पढ़ते हुए मजे से निकाल सकें। थैंक यू।